नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 15 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में मैथ और रीजनिंग के सेक्शन से जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को एग्जैक्ट आंकड़े के साथ लेकर आ गया हूँ जो एग्जाम के अंदर पूछा गया था। दोस्तों इससे पहले हमने जीके जीएस के एनालिसिस वाले वीडियो आप तक पहुंचा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज जीके जो है प्रथम शिफ्ट में काफ़ी इजी पूछा गया। सेकेंड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जिसका आंसर बहुत आदमी नहीं दे पाएंगे, तो देख लीजिएगा। यहाँ पे बहरहाल आप मैथ के एनालिसिस देखिए, प्रश्न पूछा गया था और आप लोग बोलते हैं कि बहुत इजी मैथ बता रहे हो, तो जो एग्जाम में आएंगे वही पूछा जाएगा। मैं अपने तरफ से जो संभावित पैटर्न होता है जगह पे ही चर्च कर लेता हूँ और बता देता हूँ कि भाई ये गुण होते हैं इसके, ये भी प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको ये फायदा होने वाली कि कुछ भी पूछे इस टॉपिक से तो आपको छोड़ के नहीं आना है और नहीं आइएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि किसी घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, इससे पहले विकर्ण दे के पूछा गया था, यहाँ पे डायरेक्ट भुजा दिया गया था। अब घन इस प्रकार का होता है, इतनी बार आप देखोगे इतना घिस जाओगे सब कुछ जो है कंट्रोल में हो जाएगा आपका। ठीक है, सभी घन जो है सभी भुजा यही होता है, बराबर होता है। आयतन की बात करें तो भुजा क्यू होती है, डायरेक्ट ए का क्यू करेंगे घन का आयतन निकल जाता है। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होती है। विकर्ण की बात करेंगे तो √3 गुने ए होती है। तो यहाँ पे क्या दिया है आपका, घन का भुजा दिया है, आपका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 6 गुने 8 करना है, 64 को और 8 को गुना करना है। ठीक है, तो 64 को और 6 को गुना करना है। 64 छक्का चौका 24, 2 छक्का 36, 2 38, 384 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न एक पूछा गया था, एबीसी अलग अलग किसी कार्य को 12 दिन, 24 दिन और 48 दिन में करते हैं, तदनुसार वो तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में काम को समाप्त करेगा। अब ये भी कोई सवाल है, ये तो हमको लग रहा है जो प्रथम दिन तैयारी करेगा ना कंपटीशन का वो भी बना लेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जब भी आपको 2 या 4 10 आंकड़े रहे सबका एलसीएम ले लीजिए, जो भी जितने दिन में काम करते हैं। तो 12, 24 और 48 का हमने एलसीएम ले लिया, तो हमारा एलसीएम हो गया डायरेक्ट 48। ठीक है, 48 एलसीएम हो गया। अब हम इफिशियंसी निकालेंगे, चूंकि यहाँ पे 3 आदमी इसलिए मैंने 3 लकीर मारा, 2 होता तो 2 ही करते थे। तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, 48/1 ही जितने दिन में काम करते हैं तो 12, तो ए का आ गया आपका 4, बी का उसी प्रकार से 2 आ जाएगा और सी का आ जाएगा आपका 1, सॉरी सी का आ जाएगा आपका 1, सी नहीं लिखना है 1 लिखना भैया, है ना। तो टोटल एक दिन में कितने काम होंगे, 7 काम एक दिन में होंगे। देख लीजिए, 4 ए करेगा, 2 बी करेगा और 1 सी करेगा। अपना टोटल काम कितना है 48, तो टोटल काम कितने दिन में होंगे 48/7 दिन में। यही आपका आंसर है जी, यही आंसर है। तो 7 छक्के 42 और 6.7, 7 छक्के 42, 6 48/7, 6.6/7 आंसर होगा। तो इतने दिन में काम करेंगे। अगर फिर दूसरा तरीके से आप सिंपल नहीं जमता है तो ऐसे बना सकते हैं, 1/24 है 1/48 करके देखिएगा कितना आया था 48/7। तो ये ऊपर में 7 आ जाएगा, नीचे में 48 आएगा। आपको इसको पलटना पड़ता है क्योंकि आप ये दिन लिखे हो, ठीक है, एक काम लिखे हो, दिन लिखने के लिए पलटना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी इतना ही आएगा, करके देखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न एक पूछा गया था, कौन सी मूलधन पे 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल में साधारण ब्याज 3000 होगा। मैंने बताया सिंपल इंटरेस्ट होता ही क्या है आर गुने टी प्रतिशत, किसका, मूलधन का, यानी पी का। ठीक है, तो आपको आर और गुने टी, 6 चौका 24% की वैल्यू आपको पता है जी, कितना है 3000 रुपये, है ना। तो हमको 100% नहीं निकाल लेंगे, तो 3000/24 गुने 100 कर लेंगे। 4 से जो काटेंगे तो 6 से कटेगा और ये कटेगी 25 तई और ये कटेगा 6 बचे के 30, डबल 0, 5 25 पंचे 125, 125 पे 2 0, तो 12,500 रुपये इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि साधारण ब्याज क्या होती है, रेट गुने टाइम प्रतिशत, किसका, मूलधन का। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, आज यहाँ पे सीआई नहीं पूछा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीआई को स्किप कर देंगे। ठीक है, सीआई को स्किप नहीं करना है भैया। पता नहीं टीसीएस वाले कभी तो ऐसे हलवा खिलाते हैं और कभी जो है पूरे दर्शन कराते हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि ए और बी की आयु का अनुपात जो है ना 11:5 है, 6 साल के बाद ये आयु का अनुपात 76 हो जाएंगे, तो बी की वर्तमान आयु क्या है।
इस प्रकार की प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, एग्जैक्ट आंकड़ा है जो एग्जाम के अंदर आया था। जिन्होंने भी आज एग्जाम दिया था उनको जो है एनालाइज हो ही जाएगा इस बात का। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके बनने के कई तरीके हैं। अगर मैं आपकी जगह आज एग्जाम दे रहा होता तो इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से बनाता। मैं पहले देखता कि ए और बी की आयु का अनुपात जो है 11:5 है, वर्तमान वाली, और वर्तमान पूछा गया है। तो जो संख्या 5 से विभाजित होगी वही जो है बी का आयु हो सकता है, जो संख्या 11 से विभाजित होगी वही ए का आयु हो सकता है। तो इस प्रकार से मैं देख लेता, है ना। तो ये तो सबसे पहले ऑप्शन से पकड़ने के तरीके हैं। खैर यहाँ ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको तरीके बता देता हूँ बेसिक वाला। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 11:5। 11:5 कितने होते हैं? 16 यूनिट। मैंने मान लिया 16x है ये। अब ये मैं कैसे माना कि मान लीजिए ये तो अनुपात है, इसके ऊपर कुछ पड़ेगा ना भाई, 11 के कुछ ना कुछ गुणज आएंगे ना, तो हम मान लिए कि x गुणज आएंगे। ठीक है, तो 5 का भी आएगा क्योंकि दोनों का अनुपात है ना। तो 11 और 5 16 टोटल उम्र हो जाएंगे, है ना। तो कितना हो गया? 16x हो गया। इसके बाद 6 साल के बाद की बात हो रही है, ये तो वर्तमान आयु हो गई 16x दोनों को मिला के। ठीक है, और 6 साल की बाद की आयु हो रही, तो 6 साल एओ का बढ़ा होगा और 6 साल बीओ का बढ़ा होगा, तो मतलब 12 साल बढ़ा होगा, तो 12 साल जोड़ दिए। और टोटल का योग कितना है 6 साल के बाद? 76 वर्ष। तो हमने कर लिया 76 वर्ष। अब 16x माइनस 76 में से 12 घट जाएगी, इधर जाके माइनस के 12 हो जाएंगे, ये वाला इधर जाके चला जाएगा। तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, 7 में से 1 गए तो 6। बच्चा जैसे पढ़ाते हैं ना जी एकदम, 16 चौका 64 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब 4 आ गया तो करेंट उम्र वाला तो ये है आपका अनुपात 11:5 है ना, 5 है, 11:5 है जी। तो 4 आ गया तो 11 चौका के 44 और 5 चौका के 20। तो ये हो गया आपका करेंट उम्र। करेंट उम्र हो गया ए का 44 और बी का हो गया आपका 20। ठीक है, तो किसका पूछ रहा है? बी का। तो बी का निकल गया 20 वर्ष। आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ए का कितना निकला? 44। बी का कितना निकला था? 20। मैंने क्या कहा था? ऑप्शन से पकड़ने की ट्रिक क्या है? सबसे पहले तो ये 5 से विभाजित होंगे, नहीं होंगे तो हो ही नहीं सकता बी का उम्र, क्योंकि ये वर्तमान आयु का अनुपात है और वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो सबसे पहले 5 से विभाजित है, तो ऐसे आप ऑप्शन से पकड़ सकते हैं। ये 11 से विभाजित है, ऑप्शन से पकड़ सकते हैं। दूसरी बात, इन दोनों को जोड़िए और फिर इसमें 12 जोड़ दीजिए तो 76 आ रहा है। 44 20 64 12 76 नहीं आ जाएगा 6 साल के बाद? तो किसी भी तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो सवाल को, अगर आपको करने आता है तो। कई तरीके हैं, मैंने यही कहा था कि मैं जो बता रहा हूँ सर्वोपरि है। आप जो मैथ जानते हैं अपने हिसाब से आपके लिए सर्वोपरि है। ठीक है, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, एक प्रश्न आया था, समचतुर्भुज का विकर्ण 12 और 16 दिया है तो क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों मैं समचतुर्भुज की जिक्र ऐसा एक दिन भी नहीं किया जिस दिन इसके पूरे प्रॉपर्टीज की बात नहीं करते। मेरा ये मानना है कि किसी शिफ्ट में अगर इसको स्किप किया तो अगले शिफ्ट में लेगा जरूर इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण होते हैं जो क्रिटिकल है। ठीक है, 2 ही 3 तो गुण है और इसको भी जो है क्रिटिकल टाइप का है, पाइथागोरस लग जाता है इसमें। ठीक है, तो आपको एग्जामिनर टेस्ट करना चाहता है कि भाई नॉलेज रखता है कि नहीं। तो ये जो है इसके सभी भुजा बराबर होता है ना। और जहां पे ये दोनों डायगोनल विकर्ण कटती है, ये जो है आपका 90 डिग्री पे करती है, समकोण पे करती है। ये वाला मैं जो घेर रहा हूँ ना पेन की तरफ देखिए, ये 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे है। यहाँ पे जो चारों ट्रायंगल बने ना ये सभी 90-90 सभी समकोण ट्रायंगल होंगे आपस में। ठीक है, इसके बाद मैंने एक चीज बताया था आपको, याद हो तो, कि ये जब विकर्ण कट जाती है ना आधा आधा, तो ये आधा आधा बढ़ जाते हैं इस बिंदु से। अगर 10 है तो यहाँ से यहाँ तक 5, फिर यहाँ से यहाँ तक 5। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी आधे आधे में बट जाएंगे। क्षेत्रफल होता है हाफ d1 गुने d2, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो सीधे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हाफ गुने 12 गुने 16 8, 12 पंचे 60, 12 छके 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे के 96, 12 नवा के 108। तो 12 अट्ठे के 96 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समचतुर्भुज में अक्सर इस प्रकार के सवाल आपको देखने को नहीं मिलते हैं जितना इजी ये सवाल है पूछा गया है। आपको हमेशा पूछा जाता है कि आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा, एरिया समथिंग दिया रहेगा, और एक विकर्ण दिया रहेगा आपको d1, d2 विकर्ण आपको फाइंड करना है पाइथागोरस से। मान लीजिए कि एरिया, मान लीजिए कि भुजा ही एक दिया है इसका, समचतुर्भुज 13 दिया रहेगा, एक विकर्ण मान लीजिए 10 दिया रहेगा, तो 5 होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला क्या निकल जाएगा 12, और टोटल विकर्ण कितना हो जाएगा 12 और हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो दोनों विकर्ण आप पता कर लिए 10 और 24, है ना। और 13 भुजा है, इस भुजा का मुझे कोई लेना देना नहीं क्षेत्रफल निकालने के लिए, खाली विकर्ण निकालने के लिए लगता है। ठीक है, क्योंकि 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणन होता है क्षेत्रफल। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर परिमाप पूछे तो चारों भुजा को जोड़ देंगे, यानी 4 गुने भुजा करेंगे। परिमाप होता ही क्या है? टोटल लंबाई कोई भी मतलब शेप का, है ना।
एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था एज और प्रॉब्लम से फिर से कि कमला और कीर्ति के वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 9 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 3:4 होगी, तो कीर्ति की वर्तमान आयु है। अब जो पहले तरीका बताया इसमें जो कोई अप्लाई करेगा इसका मतलब वो मैथ में बहुत कच्चे हैं, क्योंकि पहले मैं इसलिए अप्लाई किया था वो वाला कि भाई 16 यूनिट लिख लिया और प्लस मैंने 12 कर लिया था और वहाँ पे कितना था 76 था, तो इतना कर लिया था। ये इसलिए कि दोनों को जोग युग मतलब उम्र के जोड़ जो था ना 6 साल के बाद वो दिया गया था एग्जैक्ट वाला। यहाँ पे एग्जैक्ट वाला कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। इसको कैसे बनाएंगे? इसका एक ही तरीका है। क्या तरीका है? 3x आज है और 5x ये है, दोनों का अनुपात हो गया करेंट उम्र का। अब इसमें 9 साल के बाद तो 9 साल ये बड़ी होगी तो ये भी इसका भी 9 साल उम्र घटा होगा ना, ये भी बड़ा मतलब 9 साल इनके लिए भी बढ़ा होगा, है ना। और ये दोनों हो जाते हैं कब? 3/4 में हो जाता है। कोना कानी गुना कर लेते हैं हम, तो 3 चौका 12x, 3 पचे 15x, तो राइट साइड में 3x बचेगा आपका, 15 में से 12 घट जाएगा। ठीक है, x की झंझट खत्म। आपको गुना करने भी आना चाहिए एग्जाम में, ये नहीं कि अब एक एक से मतलब स्टेप बढ़ रहे हैं क्योंकि कॉपी इतना बड़ा है। आपको नंबर नहीं मिलने वाली है, टिक करने की नंबर मिलती है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ देखिए 9 तिहाई के 27 और 9 चौका के 36। अब 27 में से 36 गया तो 9, हमारा x का वैल्यू आ गया आपका 3। अब 3 आ गया है x का वैल्यू, तो करंट वाला अनुपात कहाँ है जी? ये पहले वाला है 3 और 5, है ना। तो एगो का उम्र 9 वर्ष होगा, एगो का उम्र 15 वर्ष होगा। 3 वर्ष आया ना जी, हाँ 3, एगो का 9 वर्ष होगा, 3 तिया 9, एगो 5 तिया 15। अब आपका क्या पूछ रहा है? तो कीर्ति का, कीर्ति क्या नंबर पे लिखा है? 2 नंबर पे। ये भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि पहले वाला ही आ गए टिक करके। कीर्ति दूसरा स्थान पे लिखा है, तो मतलब कीर्ति का उम्र जो होगा आपका 15 वर्ष होगा। ठीक है, ध्यान रहे इस प्रकार सब जो है सावधानी बरतिए। अनुपात में क्या करेगा? यहाँ जो अनुपात दिया है कमला और कीर्ति का, और आगे आपको यहाँ पे पलट देगा कि कीर्ति और कमला का है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बस डब्बा गया, है ना। तो देख लीजिए कि कहाँ पे कौन लिखा है। जो पहले लिखा रहता है वो पहला वाला अनुपात रहता है उसका, है ना। तो यहाँ पे 15 वर्ष आंसर हो जाएगा। आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसका है 9 वर्ष, इसका निकला ओरिजिनल वाला 15 वर्ष। बोलता है कि 9 साल के बाद, तो 9 साल के बाद ये कितने वर्ष के हो जाएंगे? 18 वर्ष के। और 9 5 14, ये कितने हो जाएंगे? 24 वर्ष के। 3:4 अनुपात दिया है 9 साल के बाद है यहाँ पर लिखा। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ऑप्शन से जाना ज़्यादा बेटर रहता है एग्जाम के अंदर। खैर यहाँ ऑप्शन नहीं है। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, और लाभ हानि से जो पहले वाले शिफ्ट में मैंने एनालिसिस करवाया था उसमें एक प्रश्न बताया था। कुछ बच्चे ने कंप्लेन किया है कि मुझे अच्छे से बताइए सर, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा। इसमें मैंने ऐड कर लिया है क्वेश्चन को, लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे एक कार 34,000 में खरीदा जाता है और 30,000 मरम्मत पे खर्च होते हैं। टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 64,000 रुपया, है ना। 64,000 रुपया हो गया टोटल कॉस्ट। 30 30 60,000, 64 नहीं हुआ। अब 15% के लाभ पे बेचा जाता है, तो 23/20 कर लेते हैं हम। 23/20 से गुना कर लेते हैं। अरे कुछ नहीं किए, 115/100 से गुना करोगे ना, 15% लाभ से बेचोगे तो 23 से करता है और 20 से करता है। इतना तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया और ये भी कट गया। तो कितना? 3 से और ये 2 से और इस 2 को 0। 3200 गुने 23 करेंगे। अब 3200 गुने 23 एग्जाम में आप कैसे करते हो ये भी मैन करता है मेरे लिए। तो 3200 गुने 23 आप एग्जाम में कैसे करते हो, है ना। अब मैं होता अगर आपके जगह तो 5 और गुने 5, 5 और 5 10, लास्ट में 5 25, 5 और 5 को गुना करेंगे तो क्या होगा? 25। जिसका अंकों का योग 7 होगा ना वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी करके देख लेते हैं। अंकों का योग 7 होना चाहिए। 3200 गुने कितना है हमारा? 23 है ना। तो 23 और 32 को गुना कर लेते हैं। 32 और 23 को गुना, 32 गुना के 64, 10 दहाई पर है तो वो 0। अब 32 तिहाई के 30 90 6 96, तो कितना हो गया आपका? 6 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 6 1 7 हो गया जी। हाँ 6 और 9 4 13 के 3 हाथ में 1 और 6 1 7 और इस पे 2 को 0। अब देख लीजिए 6 3 9 और 7, 9 7 16 जोड़िए, इसको अंकों का जोड़िए पूरा। 6 3 9 7 16, 16 में मैंने कहा कि कितना अंकों का योग होगा? 6 और 1 7 को होगा, तो 7 होगा अंकों का योग इसका। अगर ये ट्रिक आप नहीं जानते तो मुझसे कहिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि बड़े बड़े गुना को जो है आप ऑप्शन से कर सकते हैं कि यही आंसर है, और होगा भी, और कभी गलत नहीं होगा। रामबाण है। ठीक है, मैं सिखाऊंगा किसी दिन एक अलग वीडियो में। ठीक है, कि किसी प्रकार की किसी भी बड़े गुना को आप अंदाजा से कह सकते हो कि ये जो गुना के रिजल्ट आएगी उसके टोटल अंकों का योग कितना होगा। जैसे मैंने अभी कह दिया था कि भाई 3200 के और 23 को जब गुना कीजिएगा ना तो अंकों का योग 7 आएगा। जैसे गुना किए तो रिजल्ट हमारा आया 736 2 0। अब इसमें अंकों का योग जोड़िए, 6 3 9 7 16। अब 16 में 2 बार अंक, 16 अंक थोड़ी बोले थे, अंक 1 से 9 तक होता है ना, इसके बाद तो दहाई हो जाता है। तो 7 कैसे होगा? 6 1 7, तो 7 हुआ। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। चलते हैं आगे, ये बाद में सिखा देंगे, उसमें 10 मिनट का कम से कम वीडियो बनाना पड़ेगा सिखाने के लिए। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे गुणनखंड निकालने को सीधे सीधे बोला गया था। आज मूल नहीं पूछा जी दोनों शिफ्ट में। ठीक है,
तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या है प्रोसीजर, ए और सी को गुना कीजिए, कितना हुआ 20, और बीच वाले को कुछ ऐसा तोड़िए कि 20 भी हो जाए और 3x भी हो जाए माइनस के। तो ऐसे कुछ तोड़ना पड़ेगा आपको। अब ऐसे तोड़ने के लिए इसको मुझे दिख रहा है जो कितना की करेंगे तो हो जाएगा कि 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सेकेंड दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन लिखा था वो मैं देखने गया था कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन बताया है कि कुछ और था। यहाँ पे ये समीकरण कुछ गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि ये तो अगर गुणनखंड निकल ही नहीं सकता, संभव नहीं है ना। फिर इसे डी वाले फॉर्म में निकालना पड़ेगा, वो भी काल्पनिक नंबर होने की संभावना लग रही है। तो यहाँ पे गुणनखंड निकालने को अगर बोला गया होगा तो एग्जाम में मेरे ख्याल से यहाँ पे 20 रहा होगा, है ना। यहाँ पे 20 अगर कर लें तो 20 दूना की 40, और इसको मैं 8 और 5 में तोड़ सकता हूँ, तब आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 2x² माइनस 8x प्लस के 5x माइनस 20 बराबर 0। अब बनेंगे तो यहाँ पे 20 ही होगा, बच्चे कुछ कंफ्यूज हो गए होंगे। अब मेरे ख्याल से जो मैं रफ में लिख के रखा था वहाँ पर भी मैं 10 ही लिखा हूँ, मैं अपने मन से 20 लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं वही मिलाने गया था स्किप करके। तो यहाँ पे आपका 2x कॉमन ले लेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 4 दूनी के 8x बराबर है, और प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस 2x कॉमन ले लेंगे, एक सेकेंड 2x कॉमन ले लेंगे भैया तो x बचेगा माइनस 4 बचेंगे। उसके बाद प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बचेंगे, प्लस माइनस माइनस 20 सही है। तो x का वैल्यू एक बार में आपका आ जाएगा 4 और एक बार में आ जाएगा -5/2। ठीक है, तो x का वैल्यू एगो तो आएगा 4, कहाँ से आता है भाई, यहाँ से आता है, 2 का 1 लेते हैं तो x माइनस 4 बराबर 0 होगा, है ना। तो x बराबर हो जाएगा 4 और एगो 2x बराबर हो जाएगा आपका कितना -5, तो x बराबर हो जाएगा -5/2, तो 2 गो मान आएगा। लेकिन यहाँ पे 20 होगा तब, अगर एग्जैक्ट 10 है तो ये क्वेश्चन को आपको छोड़ के आना था एग्जाम में, ताकि आपको नंबर फुल मिल जाए। ठीक है, जो क्वेश्चन अगर आप जानते हैं कि गलत है तो उसे छोड़ दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा उसका। ठीक है, एग्जाम में ये फंडा है, 1-2 क्वेश्चन तो गलत रहते ही हैं। यही मैं मिलाने गया था कि क्या है यहाँ पे अंक, तो यहाँ पे 20 था। यहीं पे मूलों का योग और गुणनफल इसी से समझा देते हैं, मैं स्किप नहीं करना चाहता, आज स्किप किया है तो कल पूछा जाएगा, ऐसा फिक्स है। तो यहाँ पे मूलों का योग जब भी होता है तो आपको -b/a निकालना होता है। यहाँ मैं माइनस करूंगा और -3 करूंगा 2, तो आपका जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/2 जो है आपका मूलों का योग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका मूलों का गुणनफल जो निकालना है, इसको मैं 20 माना था, तो मूलों का गुणनफल होता है c/a, तो आपको -20/2 करना है, यानी -10 करना है। ठीक है, तो ये आपका मूलों का गुणनफल हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। जैसे अभी एक 4 और एक -5/2 निकला था ना जी, तो आप करके देखिए ना, तो -10 नहीं निकला गुणनफल, दोनों को गुना करेंगे तो, और 4 और -5/2 को जोड़ेंगे ना तो कितना आया था, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, देख लिएगा करके। तो यही सब है, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, वेरीफाई भी कर सकते हो आप, आता है तो, और कोई दिक्कत नहीं। ये प्रश्न पूछा नहीं गया था, मैं सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है बच्चे नहीं बता पाया हो, लेकिन ये ट्रिगो का जो है आज तक मैंने जितने भी शिफ्ट देखा हर में ये पूछा जाता है आपको कोण पे रिलेटेड। मैं आपको सिखा चुका हूँ, यहाँ तक कि बड़े बड़े कोणों का मान निकालना, साइन 200, 500, 10,000, 1,000 डिग्री का, यहाँ तक मैंने जो भी है सब समझा चुका है क्वाड्रेंट के माध्यम से। अब मैं यहाँ ये नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ बताऊंगा, थोड़ा सा परिचय करा दूं कि आप हिसाब कैसे बनाते हैं, अप्रोच क्या है। साइन 60 दिखा, कॉस 30 दिखा, दोनों को जोड़ के कितना दिखा, 90। ये देसी स्टाइल है, कुछ नहीं जानने के बाद जो कुछ नहीं जानता वो बनाएगा ये ऐसा। ठीक है, तो 60 और 30 दिखा, साइन कॉस में दोनों बराबर हो जाते हैं, या तो आप साइन 60 को कॉस 30 लिख सकते हो, या कॉस 30 को साइन 60 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आता कहाँ से है, कॉस 90 माइनस चाहे प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, या साइन 90 प्लस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो दोनों में से किसी को बदल लीजिए आप। साइन 60 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, गौर फरमाइएगा, 90 में से 30 लिख सकते हैं घटा के, और साइन 90 माइनस थीटा मैंने क्या कहा, थीटा का मतलब भैया ये जो बाद में लिखा जाता है, ओ देखिए पेन की तरफ देखिए, -30, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री हो गया, और कॉस 30 पहले से पढ़ा था तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री हो गया, और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, उसी प्रकार ये भी चेंज हो जाएगा तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब एक होता है। थीटा कहने का मतलब है कि एंगल का वैल्यू क्या है, ये 5 लाख भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, दोनों सेम रहेगा। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर जैसे मान लीजिए, आपको कैसे समझाऊं, कॉस स्क्वायर राम प्लस साइन स्क्वायर राम बराबर हो गया 1। ठीक है, आप समझ गए, तो ये यहाँ से 1 होता है इसका आंसर। मैं एंगल आपको समझ फाइंड करना सिखा रहा हूँ। दूसरा में भी सेम है, वैसे ही आपको
देख लीजिए साइन 30 है, इसका मान जानते हैं, कॉस 60 का भी मान जानते हैं, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। टेन 45 का मान जानते हैं, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और कॉस 30 का मान जानते हैं, 45 का जानते हैं, 90 का जानते हैं। तो मान पे रख देना है सीधे, इसमें चेंज करने पे जाना भी मत, फंसेंगे। ठीक है, साइन 30 का मान होता है हाफ, उसके बाद माइनस कॉस 60 का मान होता है हाफ, उसके बाद टेन 45 का मान होता है वन बाई टेन 45 का मान होता है सीधे सीधे एक होता है जी, है ना। टेन 45 का एक होता है। उसके बाद कॉस 30 का होता है √3/2। इसके बाद टेन 45 का होता है एक। उसके बाद साइन 90 का होता है एक। तो नीचे से तो ये कट गया प्लस माइनस, ठीक है, और ये भी कट गया ऊपर में। तो 1/√3/2 होगा, तो 2/√3 हो जाएगा आंसर। कहाँ कहाँ है भाई 2/√3, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यही है आंसर। देख लीजिए 2/√3 कहने का मतलब यही आंसर है कि नीचे जो है ये उलट जाएगा ना जी, ये नीचे में है तो 2/√3 होगा आंसर। अब ये क्या लिखा है ऑप्शन में, 2√3/3 लिखा है। तो √3 से हम ऊपर नीचे गुना नहीं कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तो 2√3/3 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो जहां भी मान जानते हैं वहां पर इस चक्कर में नहीं पड़े, जहां मान नहीं जानते हैं आपको निकालना पड़ेगा। अब जो बच्चे को तकलीफ था भाई सवाल में, जरा ध्यान से देखेंगे, गौर फरमाएंगे कि 20,000 की एक वस्तु थी, 20% की एक बार लाभ पर और 1% 15% की हानि पर बेचा जा रहा था। तो यहाँ पूछा जा रहा था कि लाभ होगा कि हानि, ठीक है। तो मैंने कहा था कि हानि होगा, और भी 200 के रुपया के करीब होगा, जो इसके करीब 1% के बराबर में है ना, 1% के लगभग में है, ठीक है, इतनी हानि होगा। अब आप इतनी बड़ी आंकड़ा से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं छोटा आंकड़ा ले लेता हूं और यही क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है। अब आंकड़ा मैं ले लेता हूं, मान लीजिए कि आपका 1200 रुपया आंकड़ा है, ठीक है। RS 1200 रुपया रेंडमली ले रहा हूँ भैया, 1200 रुपया कटेगा नहीं कटेगा वो बात की बात है। 20% लाभ पर बेचा गया है, इसी 1200 रुपया में SP न है जी, दोनों बार 1200 रुपया में बेचा गया है। तो एक बार 20% का लाभ हो गया है, तो जब लाभ हुआ रहेगा तो ये 1200 उस विक्रेता के लिए कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 120% के। तो 120% बराबर 1200। तो आप मैं 100% निकाल सकते हैं इसका। 120 से 100 नीचे कर देंगे, 100 से गुना करेंगे तो 100% निकल जाएगा। ये 6 से कटेगा और ये कटेगा आपका 5 से, ठीक है। और ये 6 से 2 मरतबे कटेगा, 200 हो जाएगा। तो 1000 रुपया जो है एगो का CP निकल गया, एगो वस्तु का, जो 20% लाभ पे बिका था जी, ठीक है। और जो विक्रय मूल्य से टोटल पैसा कितना आएगा, 1200 में 2 बार ना बिचा है तो 2400 रुपया आएगा विक्रय मूल्य से, है ना। टोटल जो पैसा आएगा उसके पास वो 2400 आएगा, ध्यान रखिएगा। क्रय मूल्य एक वस्तु का आपका 1000 हो गया। अब दूसरी वस्तु जो 15% हानि पर बिकी है, मतलब 85% का वैल्यू है 1200 रुपया, है ना जी। जैसे अभी लाभ पे आपने बेचे थे 20% लाभ पे, तो 120% का वैल्यू था ना 1200। अब 15% हानि पे बेच रहे हैं तो 85% का ना 1200 है। तो हम 100% निकाल लेंगे, 85 कर लेंगे नीचे और 100 कर लेंगे ऊपर में, अब 1200 का, तो ये निकल जाएगा 100%। तो ये 17 मरतबे कटेगा और ये 20 मरतबे कटेगा। तो 20 को और 12 को गुना करेंगे 1200 को, तो हमारे ख्याल से 24,000 हो जाएगा। बाद में 24 और 3 को 0, 24,000 हो गया जी। अब 24,000 को 17 से काटिए तो 17 ही का 17 ही हो जाएगा। 17 3 7 पर 0 67, 7 पर 0 70, तो 17 चौका 68 हो जाएगा। 2 पर 0 20, 17 ही का 17 ही हो जाएगा। 3 पर 0 30, तो 17 ही का 17 ही मानिए। तो 14 से 11 यहाँ से आ गया, ठीक है। और 1000 रुपया यहाँ से आया था क्रय मूल्य पहले वाले का, ये दूसरे का क्रय मूल्य हो गया। तो टोटल क्रय मूल्य कितने हो गए, 1000 और 1411, तो 2411 रुपया हुआ ना जी। और आपका विक्रय मूल्य से पैसा कितना आया 2400, तो 11 रुपये का हानि हुआ ना। 11 रुपया 1200 का लगभग कितना है, लगभग 1% के बराबर है। यही हम बताए थे कि इसमें 1% की जो है हानि होगी, लगभग, वो भी एकदम एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि वहां पे आंकड़ा कट नहीं रहा था, यहाँ भी आंकड़ा कट नहीं रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप, आई होप आप समझ गए होंगे। तो जब भी इस प्रकार के हिसाब में आपको कहीं भी देता है कि कोई एक अमाउंट है, मान लीजिए 5 करोड़ रुपया, 529 करोड़ रुपया में एक बार बेचा तो इतना लाभ हुआ, एक बार बेचे तो हानि हुआ, तो आप कोई सा भी आंकड़ा ले सकते हैं अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो, ठीक है। ये मान कोई सा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि 20,000 है, आप 100 रुपया लेके कर सकते हैं, इतना ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। आप 100 रुपया लेके भी कर लें, मैं बोल ही दिया तो अब देख लीजिए 100 रुपया से करते हैं भाई कि 100 रुपया है। तो एक बार जो है 100 रुपया में बिका तो हमारा ये हो गया 120%, तो हम 100 रुपया निकालेंगे ना 100%, तो 100 गुने 100 120, तो 6 और 5, तो 500 बच्चा 6 रुपया हमारा एगो वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 बट्टा 85 गुने 100, है ना। तो 1 पर 4 को 0, 10,000 बट्टा 85, 10,000 बट्टा 85 काटिए एक मरतबे, 15 पर 0 कितना हो गया 150, तो 80 80 के मरतबे लगेगा, 150 और 15, 50 और 15 कितना हो गया 65, 65 पर 0 कितना हो गया 650। तो 85 में 650 कितना मरतबे लगेगा जी,
650 है, 85 है, तो 10 मरतबे तो 850 होगा। 2 घटा दीजिए, 8 मरतबे तो 8 8 पंजे 40 के 0, हाथ में 4, 8 8 64, 4 68, 680 हो जाता, 7 मरतबे लगेगा। तो 117 रुपया करीब यहाँ से क्रय मूल्य आया। और एगो क्रय मूल्य यहाँ से एगो सीपी था पहला वस्तु का, और दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य जो है 117 रुपया यहाँ से आया है। और 100 रुपया में दोनों बार आपने बेचा तो 200 रुपया आपको विक्रय मूल्य से पैसा आ गया था। जैसे वहाँ पे अभी 2400 आ रहा था, उससे पहले जो है 40,000 आया होगा इसके आंकड़ा के हिसाब से, ठीक है। तो 117 इसको काटेंगे ना तो 7 छक्के 42 और 8 छक्के 48 और 2 पर 0 20, तो 36 का 18, मान लीजिए 83 रुपया है। तो 83 रुपया है, इसको जोड़ेंगे तो 200 रुपया। अब 83 से तो कुछ ना कुछ ज्यादा है ना, देखिए यहाँ भी कुछ ना कुछ ज्यादा है, तो हाँ हानि तो होगा ही होगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। और दोनों दशमलव में एक एक अंक तक और कैलकुलेट करते तो 1 रुपया के करीब हानि होता, तो इससे भी पता चल जाएगा। तो आप कहीं से भी कीजिए, सेम ही रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। ये आंकड़े पे मत जाइएगा। अगर इस प्रकार का हिसाब कभी भी दिखे कि इतना परसेंट एक बार बेचा तो लाभ पे हुआ, और सेमे दाम पे बेचता है, एक बार हानि पे बेचा एक बार लाभ पे, तो आप आंकड़ा एकदम छोटा ले लीजिए, अपने हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो पढ़ते हैं उसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम पे जरूर ले लीजिएगा, आपके ही फायदे के लिए है। आप जो है अपने से तैयारी तो जो करते ही हैं, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट लिखता हूं उसको आप जरूर देखें। आप बोलेंगे तो ये मैथ का भी पीडीएफ मैं कल दे दिया था, ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर सकें। मैं चाहता हूं कि आपका एक संपूर्ण फायदा हो। मैं जितना दे सकता हूं, जो भी आपके लिए कर सकता हूं, कर रहा हूं और करता रहूंगा। आप लोगों का साथ चाहिए, बस चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।